वालेकुम सलाम। जी अनम नवाज। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमें वेट करना चाहिए था दूसरे मेंबर्स के लिए, लेकिन क्योंकि ये हमारी पंचुअलिटी है कि पूरे 9 बजे हम क्लास शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि कोई किधर मसरूफ हो तो रिकॉर्ड लेक्चर देख लेगा। हम अपनी जो है कंसिस्टेंसी और पंचुअलिटी को बरकरार रखते हैं और क्लास को स्टार्ट, बस 9 बजे पूरे हो जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अतः अच्छा, हमने ये देखा था कि 22 AB का हमने एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया था, जिसमें हमें कौन सी रेमेडी चाहिए थी। हमें चाहिए थे एफआईआर वाली। पुलिस वाला एफआईआर नहीं काट रहा था, तो हमने 22 AB की एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट कर दी, 22A61। तो हमने अलहमदुल्ला असाइनमेंट्स मैंने देखी, बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छी असाइनमेंट्स आप लोगों ने ड्राफ्ट की थी। तो अभी क्या है कि एफआईआर हम ये एप्लीकेशन देते हैं, फिर एप्लीकेशन के बाद अगली पार्टी को नोटिस होता है। जो भी जो है प्रपोजल होता है, उसको जो है नोटिस होता है। उसके बाद पुलिस को भी जो है सम्मन होता है कि भाई आओ तुम भी जो है अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कराओ, कि भाई वो तुम्हें फायर क्यों नहीं काट रहे। तो उस हिसाब से फिर जो होते हुए चलती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चलने के बाद कुछ टाइम के बाद अगर जज को लगता है कि वाकई ये फायर होनी चाहिए, तो एक आर्डर निकालेगा। उस आर्डर में लिखेगा कि भाई इसके एफआईआर काटो। अगर उसको लगता है कि भाई ये एफआईआर नहीं होती, तो उसमें लिखेगा कि भाई इसको एफआईआर नहीं, इसको डिसमिस कर दो एप्लीकेशन को। तो आज तो चलते हैं, हम वो ऑर्डर भी देख लेते हैं कि वो ऑर्डर कैसे होता है, क्योंकि कोर्ट में प्रैक्टिस में हमारा जो कोर्स है वो प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत है। तो इस वजह से हम सारी चीजें देखेंगे जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड होगी, प्रैक्टिकली जैसे आपको याद रहे ज्यादा टाइम तक। तो वो ऑर्डर देखते हैं कि वो कैसे जो है जज ऑर्डर निकालता है 22 AB का। अच्छा, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो काइंडली कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये ऑर्डर है 22 AB का। जब हम 22 AB की एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, और जब इंशाल्लाह अलो हो जाएगी आपकी, जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, तो ये 22 AB की एप्लीकेशन ऐसी है, जब आप शुरू में जाएंगे तो ये आपको बहुत एप्लीकेशंस मिलेंगी। इसमें क्या होता है, अमूमन यही चांस होता है कि जज आपके फेवर में ऑर्डर निकाले, तो इस वजह से सीनियर आपको ही जो है दे देता है। तो इस हिसाब से ये होता है। बहरहाल, ये जब आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे और कोर्ट में सबमिट कराएंगे, तो फिर ये ऑर्डर ऐसे होगा। अच्छा, इधर आपका सवाल होगा कि ये क्यूआर कोड क्यों है। क्यूआर कोड क्यों, इस वजह से इसको कंफर्म करने के लिए। वैसे तो ये जो होता है ऑर्डर, पुलिस को भी दिया जाता है, और जो एप्लीकेंट होता है उसको भी दिया जाता है, उसके बाद रिस्पोंडेंट्स जो भी हैं सारे, उसको प्रपोज रखी उसको भी दिया जाता है, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन में आ जाए। तो वो उसको तो दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर कंफर्म करना है कि वेदर इट इज अ ट्रू डॉक्यूमेंट आर जस्ट फैब्रिकेटेड बाय समवन, तो इस वजह से ये क्यूआर कोड दिया गया है। और ये ऑप्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि भाई जो स्कैन इट थ्रू एनी बार कोड रीडर और सेल फोन क्यूआर रीडर सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू इसको स्कैन कर लें, तो ये आपको बता देगा कि वेदर इट इज ओरिजिनल और फेक। ऑप्शन 2 है कि भाई एक वेबसाइट लिखी हुई है, उसके थ्रू ये डॉक्यूमेंट का कोड ये लगाएं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट कोड में, ये जो है मैं एरो रख देता हूँ। तो ये लगाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। और जो भी ये जो होता है एडीजे या जो भी डीजे होता है, अगर डीजे खुद चलाता है तो वो टाइटल वो होगा इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अगर जो एडीजे किसी को ट्रांसफर करता है फिर वो चलाता है, तो वो उसका जो नाम लिखा होगा। अब इधर क्या लिखा हुआ है, इन द कोर्ट ऑफ सेकंड एडिशनल सेशन जज स्लेश एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफिस। देखिए, हमने भी वही टाइटल दिया हुआ था।
तो ये जो कोर्ट के जो भी एप्लीकेशन होती है, चाहे वो जज ड्राफ्ट करवाए या वकील ड्राफ्ट करवाए, फॉर्मेट दोनों के सेम होते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उस वजह से जज अगर कोई आर्डर निकालता है तो जरूरी नहीं कि वो हमारी जो एप्लीकेशन से दिन रात का फर्क नहीं होगा, एक दो चीजों में फर्क होगा, लेकिन ज्यादा वैसे होगा। जैसे आप देख सकते हैं टाइटल हमने जैसे बनाया था तो जज ने भी ये सही टाइटल बनाया है, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन। ये नंबर इधर दिया हुआ है, ये कोर्ट अलाट कर दी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कोर्ट आपको अलाट करेगी, आप वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट जो भी है और जो भी रिस्पोंडेंट है और जो प्रपोज अक्यूज है, और इधर जो है इस वकील का नाम लिखा होता है। अभी मंसूर अहमद समी जो है, अब एप्लीकेंट का इधर लिखा हुआ है और प्रपोज अक्यूज का वकील नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ? हो सकता है उसने हायर ही नहीं किया हो, तो इस वजह से। अगर उसने हायर किया होगा वकील, तो उसका वकील का नाम भी लिखा होता है दोनों साइड्स का, तो इधर हो सकता है उसने जो वकील हायर नहीं किया हुआ, तो इस वजह से उसका नाम नहीं लिखा हुआ। और जो भी तारीख होगी ऑर्डर की वो सारा कुछ, फिर वो सारी चीजें जज लिखता है कि भाई ये सारा कुछ ऐसे हुआ, ये रिपोर्ट्स आई, वो हुआ फलां कुछ, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको जरूर पढ़िएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आर्डर्स होते हैं, जो जजमेंट्स होती हैं, जो डिग्री होती है, वो कैसे होती हैं। मैं ये शेयर कर दूंगा। हम काम की चीजें देखते हैं। जो जज निकालता है कि ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज पे काम की चीज लिखी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है, जो है इधर मैं दिखाता हूँ आपको। देयर फोर अंडर सच सर्कमस्टेंसेज फैक्ट्स नरेटेड इन प्रेजेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर फर्दर प्रोब। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो फर्दर इंक्वायरी, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इस वजह से जो रिस्पॉन्डर नंबर 2 को डायरेक्ट करता हूँ, इस डायरेक्टेड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, इफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट, देन सेम बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक मेंटेन अंडर 154 सीआरपीसी। तो 154 में क्या होती है? एफआईआर होती है। तो अगर आपको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको क्या करो, उसकी एफआईआर काटो, जो 154 सीआरपीसी के अंडर, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। और ये इस तरह से एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करता है, और अनाउंस इन ओपन कोर्ट, और ये सारा कुछ लिखता है। तो ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये ओपन कोर्ट में होती हैं, इसमें किसी किस्म की जो है आपको क्लोज कोर्ट में रखने की जरूरत नहीं। बाकी कुछ ऐसे जो होते हैं केसेस, देखे फैमिली केस हो गया, फैमिली केस में कुछ ऐसे सीरियस नेचर के होते हैं, तो उसमें नहीं होता ओपन कोर्ट। जहाँ जो है आप रेप केसेस देख लें, रेप केसेस में आपको पता, आपने पढ़ा होगा अगर, जो है 376 उसके खिला जो है सबसेक्शन 2 और 3 में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या स्प्रेड करते हैं कि भाई फलाने के साथ रेप हो गया है, तो उसकी भी सजा है 3 साल तक, क्योंकि ये डिफेमेशन में आता है ये सारा कुछ, क्योंकि वो अभी प्रूव नहीं हुआ। और अगर उसकी जजमेंट भी उसकी पब्लिश नहीं होती रेप की, लेकिन अगर पब्लिश करनी है तो फिर कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। तो रेप के केसेस में ये ओपन कोर्ट नहीं होता, ना ही फैमिली के कुछ केसेस में जो सीरियस नेचर के होते हैं। तो इस हिसाब से बाकी ये जो नॉर्मल होती है, ये क्रिमिनल नेचर के, मर्डर के हो गए, ये सारे कुछ ये ओपन कोर्ट में होते हैं। फिर जज अपनी सिग्नेचर करता है, इधर करमदीन जोने जो है सेकंड एडिशनल सेशन जज हैदराबाद, फिर वो अपनी सिग्नेचर करता है। तो ये हो गया जज का ऑर्डर। जो आपने एप्लीकेशन ड्राफ्ट की थी, तो आपको इंशाल्लाह ऐसा ही ऑर्डर मिलेगा जब आप प्रैक्टिस में आएंगे। तो ये हो गया एफआईआर का 22A61, जो सीआरपीसी के अंडर हमने एप्लीकेशन ड्राफ्ट की थी। अच्छा, हमने ये देख लिया था कि ये 22A6 वाली एप्लीकेशन 3 पर्पजेज में हम ड्राफ्ट करेंगे। तो पहला वाला जो पर्पस था वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, मतलब एफआईआर अगर नहीं काट रहा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सीख लिया। आप लोगों ने भी अच्छी तरह से असाइनमेंट्स ड्राफ्ट की हैं, और जिन लोगों ने नहीं की तो उन लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि काइंडली असाइनमेंट सबमिट कराएं। इससे क्या होगा, आपका अपना फायदा होगा, आपको जो है थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा, और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है समझ में आएंगी चीजें। तो आर्ग्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, जो भी जो है ड्राफ्टिंग वगैरह, तो असाइनमेंट को आपको जो है फायदा देगी। तो हम सबको ये एडवाइस करते हैं, और जो सबमिट करा रहे हैं हम उनको जो है जो है कंग्रेचुलेशन एक हिसाब से कहते हैं कि आप जो है गुड जॉब कर रहे हैं, कि इसको कंटिन्यू रखिएगा काइंडली। तो ये जो होगा आपका कोर्स काम का होगा। बहरहाल जो है अब हमने नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हमने देख ली कि भाई एफआईआर अगर नहीं हो रही तो हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। एफआईआर नहीं हो रही तो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, फिर एप्लीकेशन हमने ड्राफ्ट की, और एप्लीकेशन के बाद जैसे ऑर्डर आया वो भी हमने देख लिया। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब हमारा जो दूसरा काम है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर पुलिस ऑफिसर। अभी एफआईआर हो गई है, अभी एफआईआर के बाद क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अभी हमें लगता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन ये बंदा सही नहीं करा। प्रीवियस क्लास में भी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर अगर पुलिस वाला जो अगले बंदे से मिला हुआ है तो फिर हम क्या करें? तो मैंने उसको जवाब यही दिया था, भाई हम अपकमिंग क्लास में एक असाइन जो होगी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना सीखेंगे, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराते हैं। अगर हमें लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर ईमानदार नहीं, अगली पार्टी से मिला हुआ है, उनसे पैसे लिए हुए हैं, बयासनेस हो रही है, तो वो हम आज सीखेंगे। तो चलते हैं हम 22A6, जो 3 2 की एप्लीकेशन है वो हम ड्राफ्ट करेंगे। ये 22A61 की हमने ड्राफ्ट करना सीख ली। अभी हम सीखेंगे आज 22A62, फिर हमारा अपकमिंग लेक्चर में जो है 3 वाली होगी। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के। ये हमने चीजें पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में,
लेकिन क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो 22 से भी चल रहा है, तो इस वजह से मैंने ये इसमें भी इंक्लूड कर दिया है हमने। तो ये हमने जो है पढ़ लिए, तो इसको हम समझते हैं कि रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने प्रीवियस क्लास में जो है कवर किया था। तो काइंडली जो प्रीवियस क्लास की रिकॉर्ड लेक्चर्स देख लीजिएगा। अभी जो काम की चीज है, जो प्रीवियस क्लास में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि एफआईआर कौन काट सकता है, कौन से पुलिस वाला। पावर टू रजिस्टर एफआईआर, एफआईआर काटने का जो पावर है वो किसके पास है? सीआरपीसी को देख लें, क्योंकि सीआरपीसी में जो होते हैं, तो सीआरपीसी में हम देख लेते हैं कि पावर टू रजिस्टर एफआईआर किसके पास है। तो सीआरपीसी में लिखा हुआ है जो रजिस्ट्रेशन का पावर एफआईआर का, वो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कहाँ लिखा हुआ है? जो ये लिखा हुआ है, जो सेक्शन, अच्छा से ये जो होता है ये 154 में लिखा हुआ है। सीआरपीसी में हम आगे देख रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है कौन। हाँ, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एम्पावर टू रजिस्टर द एफआईआर, इसको एफआईआर काटने का पावर है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये कौन है? तो उसके लिए हम देखेंगे सेक्शन 4, जो डेफिनेशन क्लास है। जैसे जो भी आप पढ़ते हैं, एक्ट हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, या कोड हो गया, तो उसमें क्या होता है, एक डेफिनेशन क्लास होता है जिसमें सारी जो डेफिनेशंस लिखी होती है। तो ये सीआरपीसी का डेफिनेशन क्लास है, सेक्शन 4, उसकी क्लास पी में जो है लिखा हुआ है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होगा वो होगा हायर इन रैंक देन कांस्टेबल। कांस्टेबल जो भी बड़ा होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और उसको पावर होगी एफआईआर काटने की। अब कांस्टेबल से बड़ा कौन है? एक तो जो है एएसआई हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद हो गया एएसआई सब इंस्पेक्टर, उसके बाद होता है इंस्पेक्टर। तो ये तीनों बंदे जो हैं, एसएचओ या इसको बोलते हैं ऐसा कुछ, ये चार्जेस हैं वो किसी भी बंदे को दे सकते हैं। तो वो तो इनको ग्रेड के हिसाब से होता है। कभी कभी एएसआई को भी जो एसएचओ की चार्ज दी जाती है, अगर एसएचओ मौजूद ना हो, वहाँ कहीं बीमार हो, ऐसा कुछ। तो ये तीन बंदे ऐसे हैं जिनको जो है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हम कह सकते हैं। एएसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, और इंस्पेक्टर। अच्छा, सीआरपीसी ये सेक्शन 4 क्लास पी में एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि अगर इंस्पेक्टर बैठा हुआ है तो वो जो ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अगर वो नहीं बैठा हुआ तो उसकी गैर मौजूदगी की हालत में सब इंस्पेक्टर है। नॉर्मली सब इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन अगर इंस्पेक्टर जो मौजूद नहीं है तो फिर सब इंस्पेक्टर, अगर सब इंस्पेक्टर भी मौजूद नहीं है, वो भी गैर हाजिर है, तो फिर एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है। तो ये गैर मौजूदगी देखी जाएगी। अक्सर क्या होता है, ऐसे जो खुद बैठा होता है, सब इंस्पेक्टर भी बैठा होता है, फिर वो सब इंस्पेक्टर को कहता है भाई तुम एफआईआर काट दो, लिख देना कि जो एसएचओ नहीं था थाने पे, वो गश्त पे गया था या ऐसा कुछ। क्योंकि एफआईआर काटने के बाद फिर आईओ बनता है, तो इस हिसाब से आईओ फिर कोर्ट में जाना होता है। तो इस वजह से एसएचओ क्या करते हैं, बड़े बड़े केसेस में जाते हैं, नॉर्मल केसेस में एएसआई और सब इंस्पेक्टर को बना देते हैं। अच्छा, चलते हैं हम एएसआई सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को फर्क कैसे पता चले हमें। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं अपनी। मेरे साथ क्या हुआ था, एक फैमिली मैटर थी, उसमें एफआईआर कटवानी थी हमें। तो हम थाने पे गए थे, थाने पे गए तो एक सिपाही और पुलिस वाला खड़ा हुआ था, उसने मुझे जो बुलाया, इधर आओ क्या मसला है। मैंने उसको सारी स्टोरी बताई, और फाइनली उसने कहा कि भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं, उस पुलिस वाले के पास जाओ, वो एफआईआर काटेगा तुम्हारी। फिर मैं उसके पास गया, फिर उसको मैंने सारी स्टोरी बताई, लेकिन उसने भी जो है मुझे यही कहा कि भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा फिलाना जो इससे चुप बैठा है उसके पास जाओ। अब मुझे इतना उधर आ रहा था गुस्सा कि यार इतना हमारे साथ मसला हुआ है और इनको जो है ऐसे मस्ती लगी हुई है। बस उनको इंटरेस्ट होता है बात जानने में कि भाई मसला क्या हुआ है, उसके बाद उनका कोई नहीं होता, बस स्टोरी उनको सुननी होती है। फिर मैं एसएचओ के पास गया, फिर सारा कुछ ऐसा हुआ। तो बहरहाल कहने का मतलब यही है कि, तो ये चीज आपको जाननी जरूरी है कि एफआईआर का पावर तो हमने ये देख लिया रिटर्न में, प्रैक्टिकली पुलिस ऑफिसर को कैसे पहचाने कि ये एएसआई, ये सब इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर है, ताकि हम जो है वो उसको उसकी ड्रेस को देख के फिर उस बंदे के पास जाएं जिसके पास अथॉरिटी है। किसी सिपाही को स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं, बीइंग एन एडवोकेट। तो वो हम देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पड़े हुए हैं, ये जो रेड वाला है पहला पहला, मैं ये अच्छा एरो लगा देता हूँ। ये क्या हो गया, ये जो फर्स्ट वाला है, ये क्या है, ये कांस्टेबल है जिसको एग्जेम्प्टी हेड कांस्टेबल भी कहा जाता है। अच्छा, ये इसके पास एफआईआर का पावर नहीं है। एफआईआर का पावर इस हेड कांस्टेबल, ये अगर दो लाइन है इसकी, ये बाजुओं पे होती है। आपने अगर देखा होगा कोई सिपाही लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होता है या कहीं पे, तो वो सिपाही या कोर्ट के बाहर सिपाही होता है, तो उसकी ये शोल्डर्स रेड होती हैं, उसके ये लगा होता है।
तो अगर एक लगी हुई है तो वो कांस्टेबल है, अगर दो लगी हुई है तो हेड कांस्टेबल है। और उसके बाद उसकी जो बाजू होती है, जैसे ये एएसआई की है, वो खाली होती है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की। बाकी एएसआई की जो बाजू होती है उसके ऊपर एक स्टार लगा होता है। तो अगर एक स्टार लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये एक एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। अगर दो बाजू लगे हुए, बाजू पे दो स्टार्स लगे हुए हैं तो सब इंस्पेक्टर है। अगर तीन बाजू पे लगे हैं स्टार तो फिर वो इंस्पेक्टर है। अच्छा, डीएसपी में भी तीन बाजू जो होते हैं स्टार, लेकिन इन दोनों में फर्क होते हैं। आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ इस तस्वीर को। ये जो इंस्पेक्टर के जो स्टार्स होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, जो उबले हुए होते हैं, जैसे अंडा उबला हुआ होता है, मतलब ऊपर निकले हुए हैं। और जो डीएसपी के जो थ्री स्टार्स हैं वो एक तरह से ऐसे लगता है किसी ने इसके ऊपर आयरन कर दी है, जैसे कपड़ों को इस्त्री करते हैं वैसे ही इस स्टार्स को इसने इस इधर दबा दिया है। तो ये डिफरेंस है डीएसपी में। तो काइंडली ये जरूर याद कीजिएगा, आपको जरूर काम आएगा प्रैक्टिस में। मैं अक्सर क्या करता हूँ, ये चीजें मैंने याद कर ली थी, फिर हो सकता है भाई आदमी भूल जाए, तो मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता था पहले शुरू शुरू में। तो मैं अपने दोस्त को बताता था कि ये ऐसा है। वो कहता कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने बताया कि भाई ऐसे पता चलता है, फिर उससे पूछते थे, वो वही निकलता था, ऐसा ही निकलता था। फिर सब इंस्पेक्टर आता था, फिर उससे पूछते थे कि भाई तुम सब इंस्पेक्टर हो ऐसे, मतलब। तो ये ऐसे याद करने हो सकता है कि आप प्रैक्टिस में जाएं तो फिर जो भी आप देखें तो उधर देख माइंड में ही सोचें कि ये कौन सी रैंक का ऑफिसर होगा। अच्छा, जो बड़ी रैंक वाले ऑफिसर भी देख लेते हैं क्योंकि वो काम की चीज है। ये एएसपी हो गया, जो सीएस होता है, पास करता है, तो कमीशन जो होती है फेडरल वाली। अगर वो उसकी 2 साल तक से कम सर्विस है तो फिर ये एएसपी के एसए होता है। ये शेर होता है, लायन होता है, वो ऐसे गजगोर करता है, वो बना हुआ होता है। अगर एक है तो एएसपी है, 2 साल से कम सर्विस वाला। अगर जो है दो है स्टार्स तो एएसपी, जिसकी 2 साल से ज्यादा सर्विस है। उसके बाद एसपी होता है, अगर उससे 8 साल से कम वाली सर्विस का है तो उससे स्टार होता है, फिर वो चांद भी होता है। अगर एसपी है, उसकी जो है 8 साल से ज्यादा सर्विस है, तो फिर उसको लायन भी होता है। लायन के साथ साथ स्टार और जो है चांद होता है। उसके बाद एसएसपी होता है, दो उसके पास शेर होते हैं, एक चांद होता है। डीआईजी के पास तीन शेर होते हैं और एक चांद होता है। एडिशनल आईजी के पास जो होती है ये तलवार होती है, उसके बाद जो है शेर होता है। और आईजी के पास क्या होता है, जो होती है एक तलवार होती है और वो जो है स्टार होता है। तो आई होप कि आप ये बड़ी रैंक वाले ऑफिसर भी जो है पहचान लेंगे अगर आप उनकी ड्रेस देख लें। तो चलते हैं, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर का पावर जो है आपने आई होप कि समझ लिया होगा कि भाई किसके पास है। तो चलते हैं हम आगे। 154 जो सीआरपीसी सेक्शन है। अब एफआईआर हमने आर्डर निकाल लिया, अब एफआईआर होगी। जो असाइनमेंट हमने की थी तो अब आर्डर जज ने निकाल दिया है तो एफआईआर होगी। तो एफआईआर की जो जरूरी चीजें हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो एफआईआर किस सेक्शन में होती है, 154 सीआरपीसी में होती है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी गई हो, तो इधर लिखा हुआ है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो वो क्या करेगा, राइटिंग में उसको रिड्यूस करेगा और जो है उसको सुना के पढ़ाएगा जो उसको बता रहा है। और उसके बाद रिड्यूस करने के बाद वो उसे साइन कराएगा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उसको एक बुक में रखेगा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको बताएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो आप जाएंगे इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन देंगे और पुलिस वाला क्या करेगा, एफआईआर बनाएगा। एफआईआर बना के एक बुक जो होगा उसमें रखेगा जो गवर्नमेंट ने उसको दी होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और एफआईआर पे आपकी सिग्नेचर लेगा अगर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है। तो ये एक प्रोसीजर है जो एफआईआर का होता है। तो आई होप कि आप ये प्रोसीजर भी प्रैक्टिकली समझ गए होंगे कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। अच्छा, प्रोवाइडेड डेट में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई फीमेल है और वो इंफॉर्मेशन देने आई है, या फीमेल के साथ फीमेल कोई विक्टिम है जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, तो अगर वो एक किस्म से ऐसे होता है, कभी कभी रेप के केसेस आ जाते हैं, तो वो बंदा जो जो भी होता है जिसके साथ होता है या ऑफेंस, तो वो अपनी जो होश आवास खो बैठता है। तो इस हिसाब से तो वो क्या होता है, वो अपनों के साथ जो है सही फील करता है। बाकी अगर कोई गैर आ जाता है तो फिर उसको अजीब लगता है क्योंकि उसके साथ एक बड़ा हादसा हो चुका होता है। तो लॉ ने क्या कर दिया, उसको एक रिलीफ दिया कि भाई अगर फीमेल के साथ कोई विक्टिम है फीमेल, तो उस नेचर में जो है पुलिस वाला फीमेल होना चाहिए, पुलिस वाली सॉरी, पुलिस क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। अगर पुलिस फीमेल नहीं है तो उस फीमेल के कोई भी फैमिली मेंबर होना लाजमी है उधर। अगर फीमेल चाहती है कि भाई मेरे घर पे आके मेरी एफआईआर काटो, तो उस पुलिस वाले को जाना है। तो पुलिस जो फीमेल है, जो है फीमेल को बहुत सी प्रोटोकॉल इधर जो है दी गई है 154 सीआरपीसी। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे 154 सीआरपीसी में कि एफआईआर कैसी होती है। अभी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या है और जो इसकी जीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है, इसका एग्जांपल देख लें। यकमल ने पूछा है सवाल कि सर ये कोड व्हाइट पेज और ग्रीन पेज का क्या डिफरेंस है। अच्छा, कोर्ट में जो है
ग्रीन पेज आपको सबमिट कराना होता है। जो भी आपको कोर्ट में अंदर सबमिट कराते हैं, तो वो लीगल साइज का पेज होता है और ग्रीन कलर का, ये एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है आपकी। तो अगर आप लीगल जो साइज का हो और ग्रीन कलर का नहीं हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो ग्रीन कलर का होना लाजमी है। और कोर्ट में जो भी आप जमा कराते हैं तो वो ग्रीन कलर का, और अगली पार्टी को भी आपको देनी होती है एक कॉपी। तो वो भले आप व्हाइट में करा लें, उसका कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से हमने व्हाइट और ग्रीन लिखा हुआ है सब सेक्शन। तो जीरो एफआईआर पे हम थे। जीरो एफआईआर क्या है? जीरो एफआईआर ऐसी ऐसी एफआईआर है जो फाइल की गई हो किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये नहीं देखा गया हो कि भाई इसके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। अभी देखें किसी के साथ ऑफेंस हो गया है, अब वो ये तो नहीं देखेगा कि भाई थाना कौन सा जुरिस्डिक्शन वाला है, यहाँ जो है कौन सी जो है थाने को जुरिस्डिक्शन है, तो मैं उधर जाऊं। अभी तो वो चाहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी जो है एफआईआर हो और जो भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट किया जाए। अगर जितनी देर होगी तो हो सकता है कि जो अक्यूज है वो एविडेंसेस को जो है खत्म कर दे या किसी भी तरीके से। तो इस वजह से ये एक रेमेडी दी गई है जीरो एफआईआर की। भाई जो भी आपके साथ ऑफेंस हो, आप जुरिस्डिक्शन नहीं देखें, आप जाएं और एफआईआर कटवा लें। तो ये हो गई जीरो एफआईआर। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता चलूं, 154 जो हमने पढ़ा, उधर कहीं भी जुरिस्डिक्शन की बात नहीं लिखी हुई थी। जब हम आएंगे 160 में, सीआरपीसी में, उधर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है। आईएनवी में शॉर्ट में इन्वेस्टिगेशन लिखता हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन में जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कि भाई जिस थाने को जुरिस्डिक्शन है वही करेगी। बाकी एफआईआर में ये नहीं लिखा हुआ, तो ये डिबेटेबल जो चीज है, इस पे डिबेट किया जा सकता है कि भाई इधर क्यों नहीं लिखा हुआ। इधर इस वजह से नहीं लिखा हुआ कि जुरिस्डिक्शन नहीं देखी है। एफआईआर में आपको जो भी थाना आपको करीब पड़ता है, जो भी पुलिस स्टेशन आपको नियर लगता है, आप चले जाए और एफआईआर कटवा लें। उसके बाद क्या होगा? अब उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है सपोज करी, तो वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। किधर ट्रांसफर करेगा? जिसको जुरिस्डिक्शन हो। और जिसको जुरिस्डिक्शन है वो क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी जो भी पुलिस स्टेशन है। तो 160 में लिखा हो कि जिसको जुरिस्डिक्शन है वही इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ट्रांसफर होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये हो गया जीरो एफआईआर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, इसको जीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है? कोई और नाम भी दिया जा सकता था, जीरो ही क्यों दिया गया? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो जीरो एफआईआर है, जैसे जो भी नॉर्मल एफआईआर होती है उसको नंबर दिया जाता है। सपोज करें मैंने एफआईआर कटवाई, तो उसको जो है पुलिस वाले एक नंबर देते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, एफआईआर नंबर। सपोज करें 203 ऑफ 2024 की जो ये एफआईआर है, 203 वाली एफआईआर है। इससे पहले 202 एफआईआर कट चुकी है। अब ये 203 एफआईआर नंबर है। तो कोई भी नंबर अलॉट करेगी सीरीज के हिसाब से, जो भी उसके पास होगी सीरीज, तो वो होगी, उसके बाद साल लिखेगी। तो ये हो गया जीरो एफआईआर की बात मैं कह रहा था। तो जीरो एफआईआर में इधर 203 नहीं लिखा होता, इधर क्या लिखा होता है? इधर लिखा होता है सिंपली जीरो। जीरो क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि भाई उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, तो अगर वो कोई अलॉट कर दे नंबर तो फिर हेरा फेरी हो जाएगी। तो इस वजह से जो लेजिस्लेटर ने कहा है कि भाई ठीक है कोई मसला नहीं, तुम उसके ऊपर जीरो लिख दो, फिर वो तुम ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर दो जिसके पास है जो जुरिस्डिक्शन होगी, फिर वो उसको नंबर देगा। तो इस हिसाब से क्योंकि इधर हम जीरो लिखते ही, तो इस वजह से इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं। एग्जाम्पल इसका आपने सुना भी होगा, एक सुशांत सिंह राजपूत। अगर आप फिल्में देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो था, उसने क्या कर दिया था? सुसाइड कर दिया था या मर्डर, वो अलग बात है, वो हम डिबेट पे नहीं जाते। लिख देते मर्डर भी, क्योंकि हमें खुद पता नहीं था। तो सुशांत सिंह जो था वो उसने जो है क्या कर दिया था, सुसाइड या मर्डर जो भी था। तो ये जो क्या हुआ अभी, ये सुशांत सिंह जो था वो मुंबई में था किसी फ्लैट में, और उधर उसकी लाश मिली। अभी इसका जो फादर था वो था पटना में। ये एक पटना जो एरिया है इंडिया का, उधर बैठा हुआ था। अब फादर ये तो नहीं कर सकता कि भाई वो जाके जल्दी से मुंबई जाए और एफआईआर कटवाए। तो ये तो एक किस्म की वो हो जाएगी कि भाई बहुत सी डिले हो जाएगी। फिर डिले होती है एफआईआर में, वो जो होती है वो उसको फायदा दे दी है, किसको? अक्यूज साइड को। तो इस वजह से डिले नहीं होना चाहिए, तो उसने के फादर ने क्या कर दी, पटना में जीरो एफआईआर कटवा दी। अब पटना वाली पुलिस ने क्या कर दी, वो एफआईआर ट्रांसफर कर दी किधर? मुंबई पुलिस को। और फिर मुंबई पुलिस आई और उसने इन्वेस्टिगेशन की। तो ये एक एग्जाम्पल है इंडिया का। मैं इंडिया का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के लॉ में मौजूद है, हमारे लॉ में मौजूद नहीं है। मैंने इधर लिखा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान के लॉ में मौजूद नहीं है, बड़ी बदकिस्मती से। लेकिन ये प्रैक्टिस में होती है। कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जो होती है पुलिस वालों को ये करती है इंश्योर कि भाई आप एफआईआर काटो, भले आपको जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कभी काट लेते हैं कभी नहीं काटते। तो हम 22 वाली जो होती है वो आ जाती है उसमें। तो ये हो गया जो एग्जाम्पल। उसके बाद हम दो पर्पस देख लेते हैं कि जरूरत जरूरत क्या है इस जो है
एफआईआर की हम जो है अच्छी तरह से जुरिस्डिक्शन देख रहे हैं, ऐसा कुछ पर्पज एक ये है कि भाई एविडेंस जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, एक्यूज हो सकता है एविडेंस को जो है क्या करे, वो खराब कर दे, तो इस वजह से एविडेंस कलेक्शन एक बड़ा पर्पज है। उसके बाद डिले ना हो, क्योंकि डिले ऑफ एफआईआर क्या होती है, एक बड़ा अच्छा ग्राउंड होता है बेल लेने में, अक्यूज को बहुत फायदा पड़ जाता है इससे। तो इस वजह से अक्यूज को फायदा ना पड़े, तो इस वजह से ये जीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस करवाई गई। पाकिस्तान में किसी किस्म का जो है नो लॉ, मतलब लॉ में ये नहीं लिखी हुई, ये तो ये लॉ में नहीं लिखी, बाकी कुछ ऐसे केस ला देते हैं जिसमें ये मेंशन है कि भाई आप जुरिस्डिक्शन को बिना देखिए जो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ जो लॉ में लिखी हुई नहीं है लेकिन प्रैक्टिस में है। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब चालान सबमिट होगा, तो उधर हम पढ़ेंगे ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास चालान। तो ये पूरे सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिस में होता है, और इसकी एक जजमेंट्स भी हैं, जजमेंट्स में इसकी बात की गई है। तो ला हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कस्टम है, आपने जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा कि भाई ला इज कस्टम। तो वो जो होता है वो कस्टम वाली चीजें चल रही है, एक रिवायत चल रही है अंग्रेजों के दौर से, वही चल रही है, ला में हमने वो नहीं दिया फिर भी वो चल रही है। तो जीरो एफआईआर भी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जजमेंट्स में कुछ इधर रेफरेंस होता है इनका। हम ये समझते हैं कि जीरो एफआईआर हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एफआईआर कभी कभी क्या होता है, एक थाने वाला किसी दूसरे से मिला हुआ होता है, तो हम किसी दूसरे थाने पे जाके एफआईआर कटवा लें, फिर वो उसको ट्रांसफर करेगा, तो फिर तो वो मजबूर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है। अच्छा, एफआईआर के बाद क्या होती है? एफआईआर के बाद होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है 156 सीआरपीसी में होती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को जुरिस्डिक्शन होना लाजमी है। जो थाना होता है जिसको जुरिस्डिक्शन हो वही इन्वेस्टिगेशन करती है, और एविडेंस कलेक्ट करती है, और सारा कुछ जो होता है वो करती है। उसके बाद मैंने ये 156 और 166 बी क्यों लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो ये जो ऑफेंसेस हैं, जो एक सीनियर जो हीनियस नेचर के जो है ऑफेंसेस, जैसे जो हो गया 295 सी, आपने सुना होगा 295 सी, और जो है जिना वाला अगर आपने सुना, तो वो जो गए वो सीरियस नेचर के किराए में, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेगा? नॉर्मली जो होती है, जो एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, ऑफिसर इंचार्ज, या जो है आईओ एक जो है बनाया जाता है। आईओ को मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आईओ ये फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, आईओ का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो वो करता है, वो ये ऑफिसर इंचार्ज, हमने रैंक्स पढ़ ली हैं, वो इतनी बड़ी रैंक्स नहीं होती, लेकिन अगर 295 सी वाला ऑफेंस है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन एसपी रैंक ऑफिसर या उससे बड़ी वाली रैंक ऑफिसर। तो ये 295 सी में ये ख्याल रखना होता है। आपने सुना भी होगा, एक रिसेंटली वायरल भी हुआ था, आपको अगर याद हो, एक लेडी थी, उसने क्या किया था, एक ड्रेस पे पहना हुआ था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। तो उस लेडी को क्या कर दिया, वो जो है तोहमत लगा रहे थे ऐसा कुछ, फिर उसको जो है कह रहे थे कि भाई तूने जो ऐसा कुछ कर दिया है, बड़ा ऑफेंस 295 सी वाला, या तो इन रसालत मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। तो अभी उधर कौन आई थी आपको याद हो अगर, तो एएसपी शेरबानो, जो बहुत ही वायरल भी हुई थी। तो अभी क्योंकि ये बड़ा ऑफेंस है, 295 सी की नेचर वाला ऑफेंस है, टोइन वाला ऑफेंस है, तो इधर जो होती है वो नॉर्मल पुलिस को जो होती है अथॉरिटी नहीं होती इन्वेस्टिगेशन करने की, ऐसा कुछ जो होती है बड़ी रैंक वाले ऑफिसर होते हैं। तो इस वजह से जो है वो एएसपी शेरबानो आई थी उधर, तो उसको बचाने के लिए, और बचा के लेके गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है सेक्शन 156 बी में जो होती है, वो जिना वाली होती है, अगर वुमेन के साथ जिना हुआ है या वुमेन के अगेंस्ट जिना हुआ है, तो उसमें भी जो होती है वो एसपी रैंक का ऑफिसर या उससे बड़ा वाला ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये जरूरी चीजें थी, आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में भी बहुत आ रही है, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे ये मसला हुआ था, तो ये इस वजह से हमने कवर कर ली। अच्छा, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस आप विटनेसेस को जो है बुलाएगी, जो भी विटनेस आप, क्योंकि तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद तस्दीक करेगी भाई इधर ही इज जो है एडमिट ही इज टेलिंग ट्रूथ और नॉट। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ये जो है कंफर्म करेगी भाई ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, तो पुलिस क्या करेगी भाई, विटनेसेस को बुलाएगी, उसको कॉल अप करेगी, उसको एग्जामिन करेगी। तो इस वजह से पुलिस जो विटनेसेस होते हैं, इस 160 जो सेक्शन है, पुलिस इसका मिसयूज करती है, विटनेसेस को तंग करती है, हर 10 जो एक दिन 2 दिन में जो बुलाती है। तो इस वजह से हमारी सोसाइटी में कोई विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं होता कि भाई फिर थाने को चक्कर लगाने होंगे, और शरीफ खानदान के लड़के थानों के चक्कर नहीं लगाते, ऐसा फिर कुछ जो है बोलते हैं। बहरहाल पुलिस को ये पावर है, सेक्शन 160 सीआरपीसी में, 160 सीआरपीसी के अंडर विटनेस को बुलाएगी, फिर जो है बुलाने के बाद क्या करेगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी 161 में, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, फिर वो कोर्ट में जो है सबमिट कराएगी। अच्छा, ये जो पुलिस के सामने जो होती है स्टेटमेंट रिकॉर्ड, वो 161 सीआरपीसी में होती है, और जो जज के सामने होती है वो 164 सीआरपीसी के अंडर होती है। तो ये आप जरूर याद कीजिएगा।
कि पुलिस के सामने 161 और 164, पुलिस वाली को जो स्टेटमेंट है उसको एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, नो एविडेंटरी वैल्यू, मतलब वो एविडेंस के तौर पर वो यूज नहीं किया जा सकता। और जो है जज वाली जो होती है उसके पास एविडेंटरी वैल्यू होता है, वो एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है क्योंकि वो जज के सामने दी गई है। तो इस वजह से आपने सुना होगा कि भाई ठीक है तुम पुलिस के सामने हाँ कर दो, हो सकता है वो आपको पिटाई करे, इस वजह से तुम हाँ कर देना, और जज के सामने ना कर देना क्योंकि वो जज वाली चलेगी बाला, क्योंकि उसके पास एविडेंटरी वैल्यू होता है। अगर जज के पास आप कोई चीज बोल देते हैं तो फिर वो सच मानी जाएगी, फिर आप उससे डिनाई नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं ये नहीं मानता, क्योंकि आपने मान लिया, वंस यू हैव एडमिटेड यू कैन नॉट डिनाई द सेम। बहरहाल ये स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होती है जो पुलिस के सामने, वो हम देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर पड़ी है, काइंडली इसको देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, बयान ए कलम, सेक्शन 161 सीआरपीसी, और तारीख लिखी हुई है। तो ये सिंधी में लिखी हुई है, कुछ अल्फाज इसके इंग्लिश में भी हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको जरूर एक नज़र डालिएगा, आपकी काम की चीज़ है। तो ये इस तरह से होती है, और उसके बाद ये इधर सिग्नेचर होती है जो पुलिस वाला स्टेटमेंट लेता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अब हो गई। अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो रही तो उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है। उसके बाद फिर जो होता है वो रिमांड होता है, आपने सुना होगा भाई रिमांड, जो रिमांड आपने अक्सर जैसे कारसा में था कि भाई जुडिशल रिमांड, पुलिस रिमांड, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो रिमांड होता है कि भाई पुलिस चाहती है कि भाई हमें ये बंदा दिया जाए जो अक्यूज है, ताकि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसको जो है देखें वेदर ही इज कमिटेड ऑफेंस और नॉट। अच्छा, मोहम्मद रियान ने पूछा है, उर्दू वाली नहीं है, करंटली मेरे पास उर्दू में अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे मिल गई, या मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे मिल जाए, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अक्यूज जो है वो पुलिस चाहती है कि भाई अक्यूज हमें दिया जाए, उसकी कस्टडी हमें दी जाए, ताकि हम सही तरीके से उसको जो है क्या करें, वो करें, उसको जो है सही तरीके से एग्जामाइन करें। अच्छा, जो 161 में लुकमान ने सवाल किया है कि भाई पुलिस की अलावा जो विटनेस की साइन नहीं होती, जी बिल्कुल उसकी साइन नहीं होती। इस वजह से उसको एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी सिग्नेचर नहीं होती। बाकी अगर आप जज के सामने जो है अगर स्टेटमेंट देते हैं तो उसको उधर आपको साइन करनी होती है, तो इसी वजह से उसको एविडेंटरी वैल्यू है। और हम आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा डियर लुकमान। उसके बाद हम 161 पे थे। अक्यूज, जो पुलिस चाहती है कि भाई अक्यूज की कस्टडी हमें दी जाए ताकि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो उस कस्टडी को बोला जाता है पुलिस कस्टडी। आपने अक्सर सुना भी होगा, एक होती है पुलिस कस्टडी, दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी, दूसरी हो गई जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में जो अक्यूज होता है वो पुलिस स्टेशन में होता है, और जो जुडिशियल कस्टडी है लॉकअप में होता है या जेल में होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पुलिस वाले क्या चाहते हैं कि भाई ये कस्टडी, पुलिस कस्टडी होनी चाहिए ताकि हमें कस्टडी मिले। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं फिर क्या, पुलिस उसको टॉर्चर करती है, उसको तंग करती है, ऐसा कुछ ना, हर केस में नहीं होता लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो पुलिस इस वजह से चाहती है कि भाई हमें पुलिस कस्टडी मिले ताकि हम उसको थाने पे रखें, और फेक इनकाउंटर्स भी इस पुलिस कस्टडी में होते हैं। दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी, जो अक्यूज चाहता है कि भाई मुझे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि जेल में होगा तो वो सेफ होगा, उधर किसी किस्म की आप इसके साथ टार्चर नहीं होगा, उधर जो है वो सेफ होगा। और उधर जो जो पुलिस होती है उसको इतनी जो पावर भी नहीं होती कि भाई उसको पूछताछ करे उससे कि भाई तुमने ये क्या किया है या ऐसा कुछ। तो इस वजह से वो अक्यूज चाहता है कि मुझे जुडिशियल कस्टडी दी जाए। तो आई होप कि आप ये जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी भी समझ गए होंगे। उसके बाद जो होता है सेक्शन 169 सीआरपीसी में, अगर एविडेंसेस जो है पूरे ना हो तो उसको रिलीज कर सकती है। ये पुलिस के पास पावर है बेल का। मैं ये रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये चीज। अगर एविडेंसेस उसके पास नहीं है, पुलिस समझती है कि भाई एविडेंस इतने नहीं है, तो पुलिस उसको रिलीज करेगी। और रिलीज करने को क्या बोलते हैं, बेल। एक किस्म की ये बेल होती है जो पुलिस भी दे सकती है। अच्छा, ये बेल जो दोगी वे हमेशा बेलेबल ऑफेंस में देनी, नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं दे सकती। तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस रिलीज कर सकती है, और उस रिलीज को हम बेल बोल सकते हैं। और ये कौन से सेक्शन में कर सकती है, 169 में। जब हम पढ़ेंगे बेल तो उधर 496 में लिखा हुआ है, 496 सीआरपीसी में, कि भाई पुलिस या जो है जज जो होता है वो रिलीज कर सकती है इन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी कर सकती है, जज भी कर सकती है, दोनों के पास पावर है। नॉन बेलेबल में सिर्फ जज के पास पावर है। तो ये नोट करने की चीज है, आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर एविडेंसेस पूरे हैं तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है। एविडेंसेस अगर पूरे हैं तो फिर जज क्या करेगा,
जो पुलिस वाला होगा उसकी जो केस सेंड करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और जो कस्टडी होगी अक्यूज की वो जुडिशियल कस्टडी कर देगा या जज की कस्टडी में दे देगा। जज की कस्टडी में वो आ जाएगा जो अक्यूज होगा। फिर वो आगे केस चलेगा, फिर जो भी उसको बेल मिले ना मिले फिर वो जेल में होगा, फिर वो ट्रायल चलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट जब हो जाएगी, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, चालान सबमिट होगा सेक्शन 173 में। चालान सबमिट करने की कितनी जो लिमिटेशन होती है, नॉर्मली जो लिखा हुआ है 173 सीआरपीसी में वो लिखा हुआ है 14 डेज। 14 डेज के अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कंप्लीट करनी है। उसके बाद चालान सबमिट करना है जिसको हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। सीआरपीसी में लिखा हुआ है पुलिस रिपोर्ट, लेकिन प्रैक्टिस में हम चालान बोलते हैं। सीआरपीसी में आपको चालान नहीं मिलेगा, उधर पुलिस रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन क्या है, 14 डेज के अंदर उसको जो है चालान सबमिट कराना होता है। अगर वो चालान नहीं सबमिट करा सकते तो फिर 3 दिनों के अंदर उनको एक इंटरम चालान सबमिट कराना होता है या इंटरम रिपोर्ट। फिर उसके बाद जब फाइनल जो होती है, फाइनल चालान, वो पुलिस की मर्जी होती है वो जब चालान सबमिट कराए। तो इसी वजह से पुलिस इस चीज का फायदा लेती है और जो है 2 3 4 5 महीने लगा देती है फाइनल चालान सबमिट कराने में, क्योंकि सीआरपीसी में फाइनल चालान जो होती है उसकी लिमिटेशन नहीं लिखी हुई। तो इसी वजह से वो इस चीज का फायदा लेते हैं। तो ये हो गया चालान। उसके बाद हम चलते हैं कुछ ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। अभी हमारी जो एप्लीकेशन, हमने पहले भी कहा कि भाई एफआईआर वाली हमने देख ली। एफआईआर वाली हमने देख ली, अगर एफआईआर नहीं काट रहा। अब हमारी एफआईआर लॉन्च हो गई है। अब हमें लग रहा है कि पुलिस वाला क्या है वो सही नहीं कर रहा इन्वेस्टिगेशन, ब्यासनेस है उसकी इन्वेस्टिगेशन में, इन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी हम चाहते हैं कि भाई इसकी ट्रांसफर कराएं इन्वेस्टिगेशन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। तो आज हम जो कोशिश पूरी करेंगे कि भाई जो पुलिस वाला जो सही नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन उसकी ट्रांसफर कराएं। तो ये केस स्टडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, काइंडली इसको एक नजर डाल लीजिएगा, फिर हम जो है पढ़ते हैं इसको। तभी तक मैं सवाल देख लेता हूँ जो भी पार्टिसिपेंट्स के हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की साइन होती है लुकमान अहमद, जो है 161 में। उधर लिखा हुआ है श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, वन जो 69 सीआरपीसी है उसमें पुलिस की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ फिर भी कंफर्म करके आपको बताता हूँ। कि मैं समझता हूँ कि गलत चीज बताने से अच्छा है कि कोई जो आदमी है कंफर्म कर ले। तो मैं काइंडली वेट कीजिए, मैं कंफर्म करके बता। अगर इधर लिखा हुआ है कि मैं उसको बांड उसको एग्जीक्यूट करने होंगे, श्योरिटी में लिखा हुआ है विथ और विदाउट श्योरिटी। वो पुलिस की अपनी मर्जी होती है 169 सीआरपीसी में, कि अगर वो श्योरिटी लेना चाहे तो ले सकता है, अगर नहीं लेना चाहे तो उसकी मर्जी है। अकमल ने सवाल किया है सर, आईओ चेंज होता है या थाना भी चेंज हो जाता है? नहीं, थाना चेंज नहीं होगा। जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी, हमने 160 सीआरपीसी में क्या पढ़ा, जिसके पास जो है जुरिस्डिक्शन है वही इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वही थाना इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इस वजह से आईओ हम चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, खलील अहमद ने सवाल पूछा है सर, हाउ टू रिकॉग्नाइज सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी एंड पीपीसी डेट, दीज आर सीआरपीसी सेक्शन। अच्छा, हम कोशिश यही करते हैं कि आपको उधर ही बताते चले कि ये किसके सेक्शन हैं। नॉर्मली जो भी होंगे वो सीआरपीसी के होंगे, क्योंकि हम एफआईआर जो होती है उसमें थर्ड कॉलम में वो लिखे होते हैं पीपीसी वाले। बाकी हम जो भी बात कर रहे हैं वो होगी सीआरपीसी में। तो बाकी आगे से मैं ये कोशिश करूंगा कि जो सेक्शन है उसके आगे मैं लिख दूं कि ये किसका सेक्शन है। बाकी जो भी सेक्शंस लिखे हुए वो तकरीबन अभी हमने जो भी पढ़े वो सारे सीआरपीसी के, पीपीसी का एक भी सेक्शन नहीं है सेक्शन। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको ये तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल, ये थ्रेड 302 और 506 ये पीपीसी में लिखे हुए। ये जो पनिशमेंट्स के जो भी सेक्शंस होते हैं, 302 मर्डर का होता है और 506 मर्डर की डेट का और नॉर्मल जो होती है थ्रेट का, सॉरी, उसका सेक्शन है। ये पीपीसी में लिखा हुआ है डियर खालिद। आई होप कि आपकी जो क्यूरी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं हम ड्राफ्टिंग की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये जो हमने चीजें पढ़ी ये काम की चीजें हैं, इस वजह से हमने कवर की हैं। और आपको ड्राफ्टिंग में और नॉर्मली प्रैक्टिस में भी काम आएगी, क्योंकि सिर्फ ड्राफ्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसीजर भी पता होना लाजमी है। तो इस वजह से हम डे बाय डे यही कोशिश कर रहे हैं। जो जो एप्लीकेशन अभी इन्वेस्टिगेशन हमें ट्रांसफर करानी है तो हमने सारी इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें पढ़ ली। और एफआईआर हमें करानी थी तो हमने कल लेक्चर में एफआईआर सारी चीजें पढ़ ली, सेकंड एफआईआर, एफआईआर ऑफ माइनर, एफआईआर एज एन एविडेंस, यू शुड थिंग्स यू शुड नॉट डू इन एफआईआर। तो ये जरूरी चीजें हैं, तो इस वजह से हमने कोर्स में इंडल्ज की हैं। तो चलते हैं हम अभी जो ड्राफ्ट करते हैं एक एप्लीकेशन। केस स्टडी क्या है, अली नाम का बंदा है, उसने 22A1 की एप्लीकेशन दी थी सेशन जज के यहाँ।
अच्छा, खालिद अहमद ने कहा है सर प्लीज डिस्कस सेक्शंस रेगुलरली डेट वी फेमिलियर विथ। जी जी, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम हर जो सेक्शन क्लास में सेक्शंस की बातें करें, क्योंकि जो भी लॉ होता है वो इधर ही लिखा होता है, तो हम अगर नहीं करना चाहें लेकिन हम मजबूर हैं सेक्शंस की बात करने के लिए, क्योंकि अगर रेफरेंस आपको कोई चीज़ पता है और उसके साथ आपको सेक्शंस भी पता है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आपने इस लेक्चर्स में भी देखे होंगे कि हमने सेक्शंस लिखे हुए हैं, और हम कंटिन्यू करेंगे इस लेगेसी को। थैंक यू सो मच डियर खालिद। अच्छा, केस स्टडी क्या है कि भाई अली ने 22A1 की एप्लीकेशन दी थी सेशन जज के यहाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर भी हमने देख लिया और कहा कि भाई अली की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, मेक इट वर्बेटम, एफआईआर काटो अहमद के खिलाफ। एफआईआर लॉन्च हो गई अहमद के खिलाफ, अब इन्वेस्टिगेशन है, दी गई है एएसआई मुबशिर को। अब इन्वेस्टिगेशन की बात आ गई, एएसआई मुबशिर को इन्वेस्टिगेशन दी गई है, और एएसआई मुबशिर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लग रही है इन्फ्लुएंस्ड, हमें सही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई उसने अगली पार्टी से पैसे लिए हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन में बयासनेस है। तो अली क्या गया एसएचओ के पास गया, एसएचओ को रिक्वेस्ट की कि भाई क्या करे, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करे, लेकिन उधर उसको मसला हल नहीं हुआ। फिर उसके बाद एसएसपी पास गया और एक एप्लीकेशन मूव की कि भाई ट्रांसफर करें इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उधर भी इसका मसला हल नहीं हुआ। अब अली हमारे पास आया है हमारा क्लाइंट बन के कि भाई 22A2 की एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट करो सेशन जज के यहाँ, और जो है ये मांगो प्रेयर की भाई इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की जाए एएसआई मुबशिर से लेकर किसी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को दी जाए। तो आज हमारा क्लाइंट है अली, और उसका मसला हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसका मसला हल हो जाए। तो उसका मसला हल करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होगी, जो होगी ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन अंडर जो है सेक्शन 22A62 सीआरपीसी। तो चलते हैं हम वो ड्राफ्ट करना सीखते हैं। अच्छा, आपको ये वर्ड्स नजर आ रहे हैं या मैं ज्यादा जूम कर दूं, काइंडली थोड़ा बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच डियर अकमल फॉर द रिस्पॉन्स। तो चलते हैं, हम जूम नहीं करते, इधर ही इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा इशू कर रही है पहली मिनट। अब हम क्या करेंगे, टाइटल सेम ही होगा। 22A की जो भी एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन होती है, 1, 2 और 3, तो तीनों में टाइटल सेम होगा, क्योंकि जो रेमेडी है हमारी तकरीबन सेम ही होती है। और जो भी जज होता है उसका पावर भी इनों में ऐसा होता है जो पुलिस वालों का पावर होता है। अब इधर भी पुलिस वाले का पावर है, एसएचओ जो होता है उसके पास पावर है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तुम ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो इसी वजह से वो जज अभी बीच में आया है, कोर्ट की इंटरवेंशन हम करवा रहे हैं। तो इसी वजह से टाइटल भी सेम होगा। तो चलते हैं हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल देंगे, जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन में हमने टाइटल दिए थे 22A1 में भी, तो 22A2 में भी आप वही टाइटल देंगे। और क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन है ये, तो वही लिखेंगे, और नंबर आपको कोर्ट अलॉट करेगी ये इंशाल्लाह जब एडमिट हो जाएगी। अगर एडमिट नहीं होगी, डिसमिस होगी, तो फिर अलॉट नहीं होगा। मतलब अगर फर्स्ट हियरिंग पे जज को लगता है कि भाई इट इज वर्थ के जो है हियरिंग केस, तो अगर सुनने के काबिल केस है तो फिर वो चलाएगा, फिर वो आपको देगा नंबर जो भी होगा। और जो 22 से जो भी साल होगा उसका, ये 2023 की है तो वो दिया हुआ है साल। उसके बाद जो एप्लीकेंट की डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स देंगे। एप्लीकेंट ये हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्डेंट्स हम किसको बनाएंगे, एक तो एसएसपी को बनाएंगे जिसने हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद हम जो है एसएचओ को बनाएंगे, उसने भी हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद एएसआई मुबशिर, क्योंकि भाई उसने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रहा। और स्टेट को हम बनाएंगे। अच्छा, स्टेट को हम क्रिमिनल केसेस में पार्टी क्यों बनाते हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में चाहता था इसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैंने पहले चीजें एक्सप्लेन कर दी एक साफी शो को, तो उधर टाइम लग गया। तो मैंने सोचा कि मैं ये अपकमिंग लेक्चर में आपको जरूर शेयर करूंगा आपके साथ, कि भाई हम क्रिमिनल केस में स्टेट को क्यों पार्टी बनाते हैं, सिविल में क्यों नमी नहीं बनाते, क्रिमिनल में क्यों बनाते। आप में से कोई बता सकता है, काइंडली तो बताएं चैट बॉक्स में कि भाई वाई स्टेट इज मेड पार्टी इन क्रिमिनल केसेस। अच्छा, सादिक अली ने कहा है पब्लिक क्राइम में ऑफेंस से। अच्छा, और कोई अगर रिस्पांस देना चाहें तो काइंडली प्लीज।
अवेश हुसैन ने कहा है सर क्योंकि उसमें स्टेट की वायलेशन होती है। अच्छा, खालिद अहमद ने कहा इन सम केसेस स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, और एडवोकेट नईम ने कहा है कोई ऐसा बंदा जो इफेक्ट हुआ हो तो वो सामने आ जाए। चलिए, आपको लोगों के जो भी आंसर्स हैं, तकरीबन आपकी जो मैं अब कहने वाला हूँ उससे रिलेटेड आपके जो ये आंसर्स हैं। लुकमान अहमद ने कहा है चैलेंज द रेट ऑफ स्टेट। तो आप लोगों के तकरीबन जो है आपके जवाब है वो सही है। किसी मतलब ऐसा है कि कोई चीज अधिक कर रहा है कोई वैसे। बहरहाल वेल एंड गुड, आपने जो क्वेश्चंस कर जो है आंसर देने की कोशिश की है, और बहुत ही सही तरीके से आपने जो है जवाब दिया है। अब जो है अताउल्ला भुट्टो ने कहा है सर इफ इट कमिट्स एनी क्राइम डेट वाज इफेक्टिव पब्लिक एट लार्ज। वेरी गुड। इम्तियाज अली ने कहा है पुलिस स्टेट होता है आई थिंक। इम्तियाज अली, ये भी आपकी अच्छी बात है, क्योंकि जो पुलिस को रिप्रेजेंट करता है वो सरकारी वकील होता है, वो सरकारी वकील जो होता है वो स्टेट के होती है, अपॉइंटेड होता है। तो ये बात भी आपकी सही है। वेरी गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। बहरहाल मैं भी आपको जवाब दे देता हूँ। आपकी बातें भी सही है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट कहीं लिखा नहीं है कि मैं आपको गलत कह दूं कि भाई ये फलाने सेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई स्टेट इस वजह से हम पार्टी बनाएंगे। तो इस वजह से आपकी डेफिनेशन भी किसी हद तक सही है। मैंने मेरा जो जवाब है वो ये है कि हम स्टेट को पार्टी इस वजह से बनाते हैं, जब जब प्रीवियस जो हमारा दौर था, जब हम अंग्रेज हमारे पास हुकूमत करते थे, तो फिर क्योंकि लॉ उन्होंने ही बनाया है, तो फिर क्या होता था कि भाई कोई बंदा जो होता है वो अगर वो क्या जानता है भाई एक इंफॉर्मेशन दे देता है ऑफेंस की, फिर अगर जो स्टेट को पार्टी नहीं बनाते, उस बंदे को पार्टी बनाते हैं, तो मसला क्या आ जाता है कि भाई जब वो डेली कोर्ट जाएगा, जो अक्यूज होगा वो डेली कोर्ट जाएगा। फिर उसको मतलब एक पर्सनल ग्रज, सिंधी में उसको बोलते हैं बुग्ज या साड़। तो गरज उसके दिल में पैदा होगा कि भाई फिलाने बंदे, क्योंकि डेली उसका नाम लिया जाएगा। तो अभी इधर कंप्लेनेंट का नाम नहीं लिया जाएगा, जब आप चाहे गए होंगे कोर्ट में, तो उधर कंप्लेनेंट का नाम लिया नहीं लिया जाता, सिर्फ अक्यूज का नाम और वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस जो भी अक्यूज होता है, तो स्टेट वर्सेस फिला फिला ऐसा कुछ। तो वो डेली ऐसे सुनेगा, तो लेजिस्लेटर ने सोचा कि हो सकता है उसकी दिल में पर्सनल ग्रज आए, और हो सकता है कि वो आजाद होने के बाद उस कंप्लेनेंट को कोई किस्म का नुकसान पहुंचा दे या उसको मार ही ना डाले। तो ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने स्टेट वाली चीज लगाई कि भाई, क्योंकि जो है कि ये स्टेट की वायलेशन है, जैसे आप लोगों में से किसी ने ये भी बताया कि भाई ये पब्लिक एट लार्ज है या स्टेट की वायलेशन है, तो इसी वजह से, तो क्योंकि ये स्टेट की लॉज की वायलेशन है, तो इसी वजह से हम स्टेट को बनाते हैं। अब सिविल में क्यों नहीं बनाते? सिविल में एक इंडिविजुअल का मसला होता है। आप में से किसी ने बताया कि ये पब्लिक एट लार्ज है, तो वो भी आपका जवाब सही है, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज का मसला है, ये डिटरेंस पैदा कर रहा है। तो इसी वजह से इसको जो है हम पार्टी बनाते हैं। अच्छा, अताउल्ला ने सवाल किया है, वेरी गुड क्वेश्चन डियर अताउल्ला। सर स्टेट की जगह डीपीपी या एडीपीपी होता है या डीपीपी होता है? एक एडीपीपी होता है जो सिविल या मजिस्ट्रेट किया, दूसरा डीपीपी जो अताउल्ला ने बताया है, डीपीपी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो अताउल्ला का सवाल ये है कि क्या हम वो लिख सकते हैं? जी नहीं, वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसी वजह से उसको हम नहीं लिख सकते। क्योंकि क्या होता है कि भाई वो सरकारी के वकील है, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सिर्फ इतना काम होता है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करे। देखिए, अगर मैं अक्यूज का वकील हूँ तो मेरा नाम तो नहीं आएगा ना। तो ये आप ऐसा समझ लें कि भाई ये एक किस्म का जो स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो जैसे अक्यूज का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस वकील होता है, तो वकील का हम नाम नहीं देते। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच अताला। उसके बाद हम ये करेंगे। अच्छा, ये नोट करने वाली चीज है, हमने इधर अक्यूज दिया हुआ है, और प्रीवियस एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा हुआ था? प्रोपोज्ड अक्यूज्ड। तो ये आपसे सवाल है कि भाई इधर हमने अक्यूज क्यों लिखा हुआ है, हमने प्रोपोज अक्यूज नहीं लिखा हुआ, वाई? अगर आप में से बताना चाहे तो वेल एंड गुड। अच्छा, एडवोकेट नईम ने बताया एफआईआर हो गई है इस पे, एफआईआर लाज हो गई है बंदे पे। सादिक अली ने बताया है, अकमल हुसैन ने बताया है क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। कामरान अली ने कहा है नाउ एफआईआर रजिस्टर्ड। मोहम्मद अली ने कहा है सर क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो गई है। इम्तियाज अली ने कहा है सर एफआईआर हो गई। वेरी गुड को जो आंसर आप सब लोगों के जो जवाब है वो सही है, एग्जैक्टली आपकी बात सही है, क्योंकि इसके ऊपर एफआईआर है। तो इसी वजह से जो है इसको हम क्या लिख रहे हैं? अक्यूज लिख रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि भाई इसके ऊपर एफआईआर लॉज नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको प्रोपोज्ड अक्यूज कह रहे हैं। तो आप लोगों सब लोगों का जो जवाब है वो दुरुस्त है।
कि भाई इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर लॉन्च हो गई है, सॉरी, तो इसी वजह से इसको हम अक्यूज बोल सकते हैं। प्रीवियस जो एप्लीकेशन थी उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं हुई थी, हम एफआईआर लॉन्च के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे, तो इसी वजह से हमने उसको प्रपोज अक्यूज कहा था। तो ये जरूर चीजें नोट करने की है कि भाई प्रपोज अक्यूज है या अक्यूज है, और उसकी सारी डिटेल्स देंगे जो भी उसका अक्यूज होगा। फिर एप्लीकेशन का टाइटल होगा क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22(6). 6 के बाद ये नोट करने वाली चीजें 2 लिखा हुआ है इधर, पहले 1 लिखा हुआ था क्योंकि उसमें 1 वाली रेमेडी में हम एफआईआर मांगते हैं, 2 वाली में इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराते हैं। तो ये जरूर आप जो है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर 2 वाली एप्लीकेशन है तो 2 दीजिएगा, अगर 1 वाली है तो 1 दीजिएगा। तो ये माइनर चीजें हैं, लेकिन ये जो है नोट करने वाली चीजें, इस पे जरूर ध्यान कीजिएगा। खालिद अहमद ने बताया है, अब इल्जाम आ गया है, पहले इल्जाम का चांस था। एग्जैक्टली आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आता है हम क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस एप्लीकेशन में लिखा था भाई एप्लीकेंट जो रिस्पेक्टफुली सबमिट करता है सारी चीजें जो नीचे लिखी हुई है। और फर्स्ट वाले हमने पढ़ी थी कि भाई हम इसको तारीफ क्यों करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको जो है बताया हुआ था। एक जो डॉक्टर ने भी आपको बताई थी भाई, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, तो इस वजह से हमने इसको लिखते हैं कि भाई ये क्योंकि जो भी कोर्ट में इंसाफ के लिए आता है तो उसके अपने हाथ धुले हुए हो। तो इसी वजह से हम कोर्ट को ये बिलीव कराते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट के भी हाथ धुले हुए हैं, लिहाजा इसके बात सुनी जाए और उसके साथ इंसाफ किया जाए। तो इसी वजह से हम इसकी सारी तारीफ करते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा बंदा है। उसके बाद आप अपनी स्टोरी बताएंगे। सेकंड कॉलम में हम सारी अपनी स्टोरी बताएंगे, जो भी हमारी स्टोरी होगी। मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं। अब स्टोरी थोड़ी चेंज होगी क्योंकि अभी एफआईआर हो गई, तो हम एफआईआर के बाद वाली बातें जो भी होगी वो करेंगे। कि भाई एप्लीकेंट है जो हमारी इस एप्लीकेशन का, वही कंप्लेनेंट है एफआईआर में। एफआईआर की सारी डिटेल्स देंगे, क्राइम नंबर जो भी होगा सारा कुछ। और जिस सेक्शंस के अंडर एफआईआर होगी, ये कहाँ सेक्शंस लिखे होते हैं, कॉलम 3 में सेक्शंस लिखे होते हैं। तो आप वो कॉलम 3 जो एफआईआर का होता है उसमें देख के बता सकते हैं कि भाई कौन से इसके ऊपर सेक्शंस लगे हुए, 3 में लिखता हूँ। और जो भी थाने पे लिखी हुई है, ताकि हम कोर्ट को सारी चीजें बताते हैं, ताकि कोर्ट अगर आर्डर निकाले तो स्पेसिफिक आर्डर निकाले कि भाई कौन से केस में वो कहाँ पे केस रजिस्टर्ड है। सारी डिटेल देना आपको लाजमी है। तो हम क्या करते हैं, हम सारी डिटेल्स देखते हैं भाई इस थाने पे जो एफआईआर हुई है, हैदराबाद का थाना है, और उसका केस किधर चल रहा है वो भी हमें बताना होता है। कि भाई वो केस किधर, सपोज करें 4th जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है तो वो आप लिखेंगे, आपके केस में जो भी जज होगा वो लिखेंगे। जैसे 5th हो गया, 9th जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, या 1st जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी, तो वो आप लिखेंगे। ये एक जो ये पेरा हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो गई, जो अफोर्सेड एफआईआर की हमने डिटेल्स दी हुई है। और इन्वेस्टिगेशन जो है किसको दी गई, रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 को। अच्छा, इधर आप जो भी बात करेंगे आप नाम नहीं लिखेंगे। सपोज करें जैसे हम इधर रिस्पॉन्डेंट नंबर 3, तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 कौन है, ऊपर हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 है एएसआई मुबशिर। अच्छा, ये ऊपर नहीं हो रहा। अच्छा, ये इधर लिखा हुआ है रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 कौन है, एएसआई मुबशिर है। तो अभी हम एएसआई मुबशिर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई हम जो भी बात करेंगे उधर नीचे वो जो है बता के करेंगे कि भाई कौन सा नंबर वाला है, नाम नहीं लिखेंगे नीचे। हम रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 लिखा है तो हम कौन से बात कर रहे हैं, एएसआई मुबशिर की। अगर एसएचओ की बात करनी होगी तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, अगर एसएसपी की बात करनी होगी तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1। आई एम रिसीविंग योर क्वेश्चंस डियर अताउल्लाह, मैं आपको जवाब देता हूँ लास्ट में। अभी ये इसको क्लियर कर दूं, ये वरना ये थोड़ा जो होगा डिस्टर्ब हो जाएंगे हम। मैं आपको लास्ट में इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। अच्छा, उसके बाद रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 को जो दी गई है, अब हम जो भी बातें करेंगे ऐसे बात करेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। अगर एप्लीकेंट होगा तो एप्लीकेंट, अक्यूज होगा तो अक्यूज। और उसके बाद हमने देखा कि उसका एटीट्यूड और उसका कंडक्ट, जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 का कंडक्ट, वो हमें लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, सही नहीं होगी, उसमें ब्यासनेस आ जाएगी। वो अगली पार्टी से पैसे लिए शायद, ऐसा कुछ है। तो अब क्या करें, अभी हम कोर्ट को बताएंगे कि कोर्ट क्या करे। अब हम सारी स्टोरी बताएंगे भाई ये मसला है। और उसके बाद एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड 2 को। रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 2 कौन है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है एसएचओ, और वो जो एसएसपी, सॉरी, रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 कौन है, एसएचओ है। उसको हमने रिक्वेस्ट की कि भाई ट्रांसफर करें इन्वेस्टिगेशन की, किसी हानेस्ट पुलिस ऑफिसर को दिए जाए, लेकिन बट टू नो अवेल। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा मसला हल नहीं किया गया, इसका मतलब ये होता है। शॉर्ट में हम लिख देते हैं। अगर मसला हल होता है तो लिखते हैं कि भाई इट हैज बीन रिजॉल्व। अगर नहीं हुआ तो सिंपल एक जो होता है 4 लफ्ज होते हैं, बट टू नो अवेल, जिसका मतलब है कि भाई हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा मसला हल नहीं किया।
एक लीगल टर्म में आप यूज कर सकते हैं इस सिचुएशंस में। उसके बाद आप क्या करेंगे भैया, आपने सारी स्टोरी बता दी कि भाई ये हमारा मसला इधर हल नहीं हुआ। अब हमारा जो फेथ है वो रिस्पॉन्डर नंबर 3 से उठ गया है। अब हमें लगता है कि वो जो एक अक्यूज पार्टी को फेवर दे सकता है, क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा है। तो इस वजह से अब क्या किया जाए, अब कोर्ट को हम बता रहे हैं, हमने कोर्ट की सारी स्टोरी बता दी भाई ये मसला है, इसको इन्वेस्टिगेशन दी गई, हमें लगता है ये इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहा। हमने एसएचओ को जो किया कांटेक्ट एसएसपी को लेकर, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम क्या करें? तो अब कोर्ट को हम बता रहे हैं कि भाई क्या करें, कि भाई जो एप्लीकेंट है वो इस बिलीफ का है कि अगर इसको जस्टिस नहीं दिया गया, तो इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से ट्रांसफर नहीं की गई इसको, तो इसको जस्टिस नहीं दिया जाएगा। तो अभी हम ये कोर्ट को परसुएट कर रहे हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन को अलो करें। तो ये 3-4 आर्ग्यूमेंट आप अपने आप से जो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें। स्टोरी जो आपको सुनाई गई है वही लिखेंगे, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स आप अपने बना सकते हैं, ग्राउंड्स जो होते हैं वो आप बनाएंगे। तो हमने एक ग्राउंड बना दिया कि भाई अगर ये एप्लीकेशन अलो नहीं की गई, अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं की गई, तो हम ये समझेंगे कि भाई हमको इंसाफ नहीं मिला। ये थोड़े बहुत जुमले आप यूज कर सकते हैं। तो इफ द एप्लीकेशन क्रेड इज नॉट अलाउड, द पर्पस ऑफ लॉजिंग इन स्टेट एफआईआर शैल नॉट बी सर्व्ड। तो अगर ये एप्लीकेशन जो है अलो नहीं की गई, तो जो एफआईआर वाले ऑर्डर आपने जो है किया था, उसका पर्पस भी फुल आउट नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर आपने इसी वजह से की थी भाई इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और इंसाफ हो। लेकिन एफआईआर का ऑर्डर तो हो गया, लेकिन अब इंसाफ नहीं हो रहा, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही। तो लिहाजा इसका इस एप्लीकेशन को भी आप अलो करें और ऑर्डर निकालें। और क्योंकि एप्लीकेंट के पास कोई और रेमेडी नहीं थी, तो इसी वजह से इस ऑनरेबल कोर्ट के पास आया है। अच्छा, ये इसी वजह से हम लिख रहे हैं क्योंकि 22 AB में हमने पढ़ा था, रिक्वायरमेंट है पहले आपको एसएचओ को अप्रोच करना है, उसके बाद एसएसपी को, उसके बाद आपको जो है कोर्ट में आना है, कोर्ट में। तो इसी वजह से हम ये लिख रहे हैं कि भाई और कोई रेमेडी बची नहीं है, एसएचओ वाली हमने अवेल कर दी, एसएसपी वाली अवेल, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। तो इसी वजह से अब हम कोर्ट आए। तो ये कोर्ट को हम बिलीव कराते हैं। उसके बाद आप प्रेयर मांगेंगे कि भाई कोर्ट से आप मांगने मांगने क्या आए। प्रेयर में आप जो भी चीजें मांग रहे हैं वो आप मांगेंगे। एक क्या मांग रहे हैं कि भाई रिस्पांडर नंबर 2 को डायरेक्ट करो। रिस्पांडर नंबर 1 कौन है? रिस्पांडर नंबर 1 जो है वो एसएसपी है। एसएसपी को क्या करो? एसएसपी को डायरेक्ट करो कि भाई इन्वेस्टिगेशन क्या करे, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करे, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करे फ्रॉम रिस्पांडर नंबर 3। रिस्पांडर नंबर 3 कौन है? एएसआई जो है मुबशिर है। तो उससे जो है क्या करे, ट्रांसफर करे, किसी हानेस्ट पुलिस ऑफिसर को दे, जो कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर हो। और एनी अदर रिलीफ विद दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट में काइंडली बी अवार्ड। ये तो आपको जरूर लिखनी है, ये काम वाली चीज है। इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन दी है प्रीवियस वीडियो में, तो काइंडली उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेंट अपनी सिग्नेचर करेगा, एडवोकेट फॉर एप्लीकेंट, इंशाल्लाह आप जब वकील बनेंगे, और हैदराबाद का होगा तो हैदराबाद, जहाँ का होगा तो वही आप लिखेंगे, जो तारीख होगी वही आप तारीख लिखेंगे। उसके बाद एफिडेविट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने एफिडेविट नहीं बनाया था, तो काइंडली ये जरूर बनाए, एफिडेविट जरूरी है। एक ये आप अपनी तरफ से एफिडेविट बनाते हैं, और उसके बाद जो होता है एक जो है, जब हम एफिडेविट ब्रांच में जाते हैं, तो एक वेरिफिकेशन वाला बना के देते हैं। एक एफिडेविट को कंफर्म करने के बाद एक पेज प्रिंट करके देते हैं। तो वो हम प्रोसीजर में देखते हैं अभी, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये एफिडेविट बनाते हैं, जैसे 22A1 का बनाया था वैसे ही इसका बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और जो भी आप इधर डिपोनेंट होगा, डिपोनेंट जो होगा वो आपका क्लाइंट होगा, एडवोकेट आप इधर सिग्नेचर करेंगे, और जो कमिश्नर फॉर टेकिंग होगा। तो ये हो गई 22A जो है 2 की एप्लीकेशन, जिसमें आपको ऐसे ड्राफ्टिंग करनी है। तो अब इसका एक प्रोसीजर हम आपको बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर काइंडली प्रोसीजर भी कोर्ट का बता दें कि ये एप्लीकेशन सबमिट कैसे होगी। तो वो भी हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल को देख लेते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। तो प्रोसीजर हम देख लेते हैं, काइंडली थोड़ा वेट कीजिएगा, आप सबको मैं जो है क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? जो प्रीवियस जो जो क्लास कंडक्ट हुआ था, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है, तो इस वजह से हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो भी आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो हम अभी सेशन कोड का प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, क्योंकि 22A जो एप्लीकेशन होती है वो सेशंस कोड में होती है। तो वो हम प्रोसीजर देख रहे हैं। डायरेक्ट कंप्लेंट में जब आएंगे, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है, तो वो हम मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर देख रहे हैं। सेशन कोड में क्या होता है, जे सपोज करें जो एप्लीकेशन है जो भी आपकी आपने ड्राफ्ट कर दी, आप क्या करेंगे, एफिडेविट ब्रांच में जाएंगे। अब एफिडेविट ब्रांच में क्या होता है, उधर आप अपने क्लाइंट की क्या करेंगे, एनआईसी निकालेंगे, और उसका 50 रुपए की फीस होती है। फिर उधर उसकी थंब इम्प्रेशन लगती है, अंगूठा उसको सिंधी में बोलते हैं, थंब इम्प्रेशन उसकी उधर लगती है। और जो है उसकी पिक्चर भी उधर निकलती है। फिर एक पेज प्रिंट आके आता है, फिर वो पेज आप अटैच करके फिर क्या करेंगे, वो सारी एप्लीकेशन किधर देंगे, आप देंगे सुप्रीडेंट। हाई कोर्ट में जो होता है वो रजिस्ट्रार होता है, और सेशंस कोर्ट में क्या होता है, सुप्रिटेंडेंट, जिसको आप कहते हैं कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ।
तो वो क्या करेगा, उधर सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करने के बाद आप वो खुद ट्रांसफर कर देगा, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। सुप्रीटेंडेंट क्या करेगा, फिर वो कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा, कोर्ट को भेज देगा, सेंड कर देगा उसको। फिर कोर्ट डीजे जो होगी, डीजे की कोर्ट में भेज देगा, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीजे। अब डीजे की मर्जी है कि वह खुद ही चलाए या किसी एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, वो होते हैं। अभी हमारे यहाँ हैदराबाद में एक डीजे है और 9 एडीजे हैं, 9 या 11 एडीजे हैं। दो पावर दोनों के सेम होते हैं, बस सीनाटी का फर्क होता है। डीजे जो होता है वो मोस्ट सीनियर होता है, तो उस वजह से उसको ज्यादा जो होती है अथॉरिटी होती है। अब वो केस ट्रांसफर करने की अथॉरिटी होती है, बाकी सजा वाली जो पावर होती है दोनों की सेम होती है। तो इसी वजह से वो डीजे की मर्जी है, वो खुद चलाए या किसी एडीजे को ट्रांसफर करे। तो वो आप डीजे की कोर्ट में जब बैठेंगे तो उधर आपको पता चल जाएगा कि भाई वेदर डीजे ने खुद रखा है केस, तो उधर आप वेट करेंगे, उधर कॉलअप होगा। अगर किसी एडीजे के पास गया है तो उधर आप एडीजे की कोर्ट में जाएंगे और उधर बैठ लेंगे। और फिर जो बेलिफ होता है, बेलिफ कॉलअप करता है। जब आपका केस कॉलअप होगा तो फिर आप जज के सामने जाएंगे, फिर अपनी आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा चेंज हो गया। तो फिर क्या होगा, जो बेलिफ होगा, बेलिफ जो होता है वो आप बुलाएगा, केस कॉल अप करेगा, फिर आप जाएंगे, फिर सारा कुछ आपका अपना काम होगा, फिर आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, फिर जज की मर्जी होती है अलो करे या जैसा भी। तो ये हो गया प्रोसीजर सेशंस कोर्ट का। तो हम सवाल देख लेते हैं और ये हमारा आज का लेक्चर इधर जो है वाइंड अप होता है। अच्छा, अताउल्ला का सवाल है, सर क्रिमिनल मिसयूज एप्लीकेशन 22A62 और क्लियर लिख सकते हैं, क्रिमिनल मिसयूज एप्लीकेशन 22A 22B फॉर रजिस्ट्रेशन एफआईआर ट्रांसफर ऑफ आईओ और फॉर, जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसमें किसी किस्म की, अब टाइटल में आप कोई भी ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड। ये मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप टाइटल में एक्सटेंशंस, रिलेटेड एक्सटेंशन जैसे आपने बताई रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, ऐसे एक्सटेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अकमल हुसैन का सवाल है, सर उसके ऊपर भी अगर एफआईआर हो चुकी हो, फिर वो उसमें आज़ाद हो गया है, उसके बाद फिर लिख सकता है फर्स्ट वाली लाइन। अच्छा अकमल, आप काइंडली इस क्वेश्चन को स्पेसिफाई करें कि कौन सी जगह वाला आपका सवाल है। तो काइंडली स्पेसिफाई करके पूछें, मैं समझ नहीं रहा आपका सवाल, रिपीट करके पूछें काइंडली। एडवोकेट नईम का सवाल है, ये सेशन कोर्ट की पावर है या मजिस्ट्रेट की। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो देखें अगर, तो वो 22A के सीआरपीसी के अंडर ये सेशंस जज का पावर है। वही जो है ट्रांसफर कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हो गई, एफआईआर का ऑर्डर निकालना हो, वो प्रोटेक्शन जो है देनी हो किसी को, तो वो सेशन जज का पावर है। एफिडेविट जो होगी वो अलग है, आप ड्राफ्ट करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कि 22A2, अब आप देख सकते हैं इधर 22A2 होगा अलग से, जैसे उधर हमने प्रीवियस में 22A1 लिखा था, तो इधर आप 22A2 वाली कहेंगे। बाकी पैटर्न सेम होगा, जैसे प्रीवियस वाला पैटर्न था वैसे ही इसी का पैटर्न होगा, क्योंकि दोनों एफिडेविट में बातें थोड़ी चेंज हो सकती हैं, एड्रेस दोनों का चेंज हो सकता है, बाकी जो है जो पैटर्न जो होगा वो सेम होगा। अच्छा, शाहिद अहमद ने सवाल किया है, वेरी गुड क्वेश्चन, नॉन कंप्लायंस ऑफ बाई से भी देन व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल। तो इसका शाहिद भाई का सवाल है कि भाई अगर बाई से भी की कंप्लायंस नहीं हो रही तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है। तो एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर आप करना चाहें तो वो भी आपके पास मेरे हिसाब से रेमेडी है। दूसरा आपके पास है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, नॉन कंप्लायंस मतलब कि बाई से भी का आर्डर हमने निकाल दिया, अब आर्डर के बाद पुलिस नहीं मान रही, तो जहां तक मुझे इल्म है आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन देंगे कि भाई जो आपने आर्डर निकाला है पुलिस वो आर्डर नहीं मान रही, तो वो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये आपके पास जो है रेमेडी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन होती है। एक तो नॉर्मल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की होती है कि भाई अगर आप कोर्ट में बैठे हो, आपने ऐसे ऐसी हरकत कर दी तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है। जैसे अगर वकील अक्सर करते हैं, इमरान खान के जो वकील होते हैं, जो होते हैं वो जज अगर कहता है कि भाई शटअप, तो वो भी शटअप बोल देते हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में अक्सर आता है बहरहाल। तो ऐसा भी होता है, अगर आप कोर्ट का आर्डर नहीं मान रहे, पुलिस वाला नहीं मान रहा, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप एप्लीकेशन देंगे। और मैं ज्यादा ये अपने जो है सीनियर से फिर आपको पूछ के बताऊंगा अगर और कोई जो है रेमेडी अगर आप हमारे पास अवेलेबल हो। जहाँ तक मुझे इल्म है ये एक रेमेडी है, अगर दूसरी कोई मुझे मिल गई स्टडी करने के बाद या अपने जो है फर्म पार्टनर्स के साथ कांटेक्ट जो है करने के बाद अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लुकमान अहमद पूछा है, सर आज असाइनमेंट सबमिट करानी थी क्या और कौन सी असाइनमेंट। जी बिल्कुल, आज असाइनमेंट जो है 22A1 वाली आपको सबमिट करानी थी और 22A2 वाली है इस लेक्चर के बाद।
शायद अहमद ने कहा है कि सर इट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। अच्छा, ये क्या मतलब है? जुडिशियल ऑर्डर तब कहा जाता है कि भाई जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा हो। जुडिशली एक्ट कब करेगा? जब जजमेंट देगा, तो वो जुडिशियल ऑर्डर होता होता है। ये हो गया एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर क्यों है? क्योंकि भाई ये काम किसका है? पुलिस का है। पुलिस किस में आती है? एडमिनिस्ट्रेशन में आती है और एग्जीक्यूटिव में। तो अगर इसी किसी नेचर का कोई भी ऑर्डर निकालेगा जज, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलेंगे, जुडिशियल ऑर्डर नहीं बोल सकते। अच्छा, अकमल हुसैन का सवाल है सर, जैसे आपने कहा था हमारा जो क्लाइंट है वो दूध का धुला हुआ है, उसके ऊपर कोई एफ नहीं है, अगर उसके ऊपर एफ हो चुकी है तो फिर फर्स्ट वाली लाइन लिख सकते हैं। अच्छा, आप ये फिर नहीं लिखेंगे। अगर उसके बाद देखिए एफ हो गई है और साबित हो गई है, तो फिर आप नहीं लिखेंगे। अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो फिर आप नहीं लिखेंगे। बाकी एफआईआर होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रूव्ड है। आपने सुना होगा इन अक्यूज जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक अक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि भाई ये गिल्टी है, तब तक वो अक्यूज क्या है, वो इनोसेंट है। तो एफआईआर होना मसला नहीं होता। अगर एफआईआर साबित हो गई है तो फिर आप नहीं लिखेंगे। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच लुकमान अहमद। यस सर, कंटेम्प्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। अच्छा, अताउल्लाह ने कहा है सर, आई थिंक आफ्टर नॉन कंप्लायंस ऑफ आईसीबी देन वी कैन फाइल सीपी टू हाई कोर्ट। हाँ, हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। वो आप ऐसे कर सकते हैं जब आप जो सेशन जज आपके फेवर में ऑर्डर नहीं निकाले। बाकी इस सिचुएशंस में आप कर सकते हैं। मुझे इतना इसका इल्म नहीं है, लेकिन आप जो इसका मैं आपको फिर भी कंफर्म करके बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, शायद अहमद ने कहा है सर, आई थिंक फिर डायरेक्ट कंप्लेंट की। हाँ, फिर डायरेक्ट कंप्लेंट इज वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि उसमें तो फिर ऐसा कोई नहीं होता, फिर डायरेक्ट जज कागज ले लेता है और इंक्वायरी करने के बाद। तो ये आपका सही किसी हद तक सही जवाब है। वैलिड आंसर डियर शायद अहमद। अच्छा, आप अगर बोलना चाहें तो मैं माइक ऑन कर दूं, क्योंकि ड्यूरिंग क्लास में ऑफ कर देता हूं, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स माइक ऑन कर देते हैं, फिर जब आप रिकॉर्ड लेक्चर देखेंगे तो फिर आप भी कोई तकलीफ होती है कि भाई कोई बीच में बोल रहा है ऐसा कुछ। तो इसी वजह से हम माइक ऑफ कर देते हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आपको कुछ बोलना है शायद अहमद, तो मैं आपकी माइक ऑन कर दूं। अच्छा, इम्तियाज अहमद का सवाल है सर, फिर एफआईआर डायरेक्ट हो जाए तो फिर अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहा तो फिर क्या किया जाए? फिर भी यही रेमेडी है। एफआईआर अगर आपकी डायरेक्ट हो गई है, उसके बाद 22 ए बी का अगर आप इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो फिर 22A2 की आप रेमेडी अवेल करेंगे। उसमें आप सारी चीजें लिखेंगे कि भाई ऐसे हमारे साथ स्टोरी आप चेंज करेंगे। इधर हमने क्या लिखा है कि भाई हमारी एफआईआर नहीं हो रही थी, फिर हमने 22A की 1 की एप्लीकेशन दी। तो उधर आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्ट पुलिस वालों ने एफआईआर काट दी है पहले ही 22A1 के बिना। तो उधर आप वो नहीं लिखेंगे, आप स्टोरी अपनी जो भी होगी वो लिखेंगे। और एप्लीकेशन यही आप देंगे जो हमने आज ड्राफ्ट करना सीखी। तो इन्वेस्टिगेशन आपको ट्रांसफर करानी है तो एप्लीकेशन यही होगी। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ओके डियर, मैं शायद आपकी माइक ऑन करता हूँ। तो डियर इम्तियाज, आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी आ रही है आपके पास? जी जी, आ रही है बिल्कुल। सर, जितना मैंने 22 AB के हवाले से पढ़ा है ना, जी जी। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। अगर इसकी पुलिस नॉन कंप्लायंस कर रही है, अगर वो आपकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, तो उसके हवाले से जो है ना आप डायरेक्ट कंप्लेन में जाते हो। पर हमारे यहाँ पर कुछ मेल प्रैक्टिस चल रही है कि उसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं सभी। अच्छा। हाँ, तो ये अगर इसकी जो है ना डायरेक्ट कंप्लेंट ही होगी, उसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप हम जैसे वो एक बंदे ने बोला था ना कि हम डायरेक्ट सीपी फाइल कर दें, पर हाई कोर्ट फिर भी देखेगी आप हमारे ऊपर ये बर्डन क्यों डाले। अगर आपके पास डायरेक्ट कंप्लेंट का ऑफर है, चांस है, तो आप डायरेक्ट कंप्लेंट ही फाइल कर दो। उसके बाद हमारे पास आओ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक रेमेडी अवेलेबल है। पहले नीचे से हो गया, फिर हमारे पास आओ। अगर वो भी कंप्लायंस नहीं करे, फिर हम देखेंगे इस बात को। अच्छा ये अच्छा। था सर, मुझे ये कंफर्म करना था आपसे। अच्छा, वेरी वेरी गुड आंसर बाय डियर शाहिद अहमद। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन जो आपने हमें बताई कि 22 AB की अगर नॉन कंप्लायंस हो रही तो फिर हम क्या करेंगे।
फिर हम जो है क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कंप्लेंट की जी। जो है, डियर शाहिद अहमद ने डा- यही बात की कि भाई डायरेक्ट कंप्लेंट हम डायरेक्ट करेंगे। कंप्लेन में। ठीक है। और सीपी अगर फाइल करेंगे, ये आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जब भी हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट का यही होता है कि भाई अगर आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है तो हम आप हमारे पास क्यों आए, तो अल्टरनेट रेमेडी हमारे पास डायरेक्ट कंप्लेंट है, तो फिर हम डायरेक्ट कंप्लेंट करेंगे। अगर डायरेक्ट कंप्लेंट के बाद भी हमारा मसला हल नहीं हो रहा तो फिर हम सीपी में जा सकते हैं, क्योंकि हम हमारे पास और कोई रेमेडी नहीं बची। तो थैंक यू सो मच डियर शाहिद जी जी। फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। वेलकम सर, वेलकम। जजाकल्ला, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। जजाक। जज़ाक। Okay. अच्छा, लुकमान अहमद का सवाल है कि टुमारो क्लासेस विल बी ऑफ। जी बिल्कुल, क्लासेस ऑफ होंगे क्योंकि असाइनमेंट है, तो इसी वजह से फिर अपकमिंग जो डे होगा उस पे जो है क्लास होगी। अच्छा, शहबाज अली ने पूछा है, सर इफ द हेड ऑफ स्टेशन डज नॉट ओबे द कोर्ट डायरेक्शन देन ही मे बिकम अकाउंटेबल फॉर जुडिशियल रिव्यू। नहीं, जुडिशियल रिव्यू का नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू एक अलग चीज है। वो जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज होगी उसमें होगा। तो ये एक किस्म की अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है, क्योंकि ये जो हो गया जुडिशियल ऑर्डर नहीं मान रहा, तो उसके ऊपर आप दूसरे सीआरपी सॉरी पीपीसी के सेक्शंस हैं उसमें आप जा सकते हैं, जैसे 219 जो पीपीसी हो गई उसमें आप जा सकते हैं, या 220 जो है पीपीसी उसमें जा सकते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे इल्म है तो जुडिशियल रिव्यू जो होती है, एक तो अपर कोर्ट्स का पावर है, हायर कोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट और जो होती है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शार्ट आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये उनका पावर होता है। जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो वो ये देखते हैं कि भाई वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। कोई भी ऐसा लॉ पास करती है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो जुडिशरी चेक कर सकती है। ये चेक एंड बैलेंस के लिए दिया गया है। तो फिर जो ये चेकअप करेगी, डॉक्टर की तरह चेकअप करेगी, तो डॉक्टर अगर चेकअप करेगा तो उसको बोलेंगे चेकअप। अगर जो है जुडिशरी चेकअप करेगी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उस चेकअप को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये अलग चीज है। बाकी अगर पुलिस वाला काम नहीं मान रहा तो फिर आप उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं एसपी के यहाँ कि भाई ये नहीं मान रहा जज का आर्डर। फिर अगर वो नहीं सुन रहा तो फिर आप कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। अच्छा, अकमल ने बताया है कि जुडिशियल रिव्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये कंफर्म है। तो थैंक यू सो मच डियर अकमल। तो ये बता रहे हैं अकमल कि भाई कंफर्म है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। थैंक यू सो मच। इम्तियाज अली, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड फीडबैक। अगर आपको सवाल नहीं है तो हम वाइंड अप करें इस क्लास को, फिर इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे हम आप अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे क्लासेस होंगे उसमें रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जजाकल्ला, फी अमान अल्लाह।